नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विजन आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 में टेस्ट नंबर 2 का जो पार्ट बाकी रह गया है उसको देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और टेस्ट नंबर 1 में 2 पार्ट थे और फिर टेस्ट नंबर 2 में जो सो 2 पार्ट है। तो टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 का इसमें जो सो भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा होगा और अगर टेस्ट नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसको नहीं देखा होगा तो आप उसको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल है तो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो सो आज की वीडियो में टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2 जो बाकी रह गया उसको देखते हैं। और देखिए ये हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ठीक है ना, 2024 के लिए यूपीएससी का। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करोगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने जो सो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक ना, 50 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं 51 में, देखते हैं कि क्या बोला जाएगा। सो बोल रहा है कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर, ठीक ना, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल आईसीईटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम देखिए आईसीईटी से रिलेटेड क्या सवाल यहाँ पे पूछा गया है। सो बोल रहा है यहाँ पहल भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया। तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक ना, क्योंकि ये जो सो भारत और अमेरिका के बीच किया गया था 2022 में, तो इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ये अमेरिका के बीच किया गया। फिर दूसरा कथन बोल रहा है इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो कोट भी सही हो गया। अब चलिए जो सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। बोल रहा भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो जिला न्यायाधीश पद निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक ना, जिला न्यायाधीश का जो पद है उसमें कौन से न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है अपर जिला न्यायाधीश, ठीक ना, तो ये तो शामिल होगा ही। फिर बोल रहा है संयुक्त जिला न्यायाधीश, ये भी शामिल होता है। फिर बोल रहा है किसी लघु वाद, ठीक ना, मतलब निचला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, तो ये भी शामिल होता है। फिर बोल रहा है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये भी शामिल होता है। फिर बोल रहा है सेशन न्यायाधीश, ये भी शामिल होता है। तो बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो सभी शामिल है, तो यहाँ पे कोड डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो जिला न्यायाधीश है इनमें ये पांचों ही शामिल होते हैं, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे कोड डी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 को देखे क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन में बोल रहा है ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ग्राम न्यायालय जो सो इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है।
फिर दूसरा बोल रहा है ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों का पालन हेतु बाध्य है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत है, ठीक ना। ग्राम न्यायालय जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों का कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो सो यहाँ पे गलत हो जा रहा है, लेकिन ये यहाँ बोल रहा है नियमों के पालन हेतु बाध्य है, तो ये बात गलत है। कठोरता से वो बाध्य नहीं है। और अगर पहला कथन में हम लोग देखेंगे कि पहला कथन क्यों गलत हो गया, तो देखिए इसमें जो है हमारा ग्राम न्यायालय उनका सुनवाई में जो योग होता है वो देखिए, पहला तो है कि आपराधिक मामलों में जहाँ किए गए अपराधों के लिए 2 साल से अधिक की सजा नहीं हो, ठीक ना। मतलब अगर 2 साल की सजा से अधिक ना हो तो जो सो ग्राम न्यायालय सुनवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ठीक ना। तो ये तो नहीं कर सकता है क्योंकि 2 वर्ष से अधिक हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। और ये यहाँ पे भी गलत हो गया कि वो बाध्य नहीं है कठोरता से। फिर बोल रहा है कौन सा सही है, तो दोनों से नहीं, ये तो कोटडी हो गया। फिर 54 नंबर देखिए, बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया है इसको देखिए, बोल रहा है वह ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकार के लिए अधिकृत है जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो ये गलत है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा है, वह ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत है जो जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। शब्द है राष्ट्रपति। फिर दूसरा कथन देखिए, बोल रहा है जब वह 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानक के हिसाब से देय उपलब्धियां और भत्ते राज्य द्वारा साझे किए जाते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से देय उपलब्धियां और भत्ते राज्य द्वारा साझा किया जाता है। तो ये भी गलत है, ठीक ना। अब क्यों गलत है, तो देखिए पहला कथन है कि वह ऐसी उपलब्धियों बातों और विशेषाधिकार के लिए अधिकृत है, ठीक है। अधिकृत मतलब उसके अधिकार में है जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो जो राज्यपाल है वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों बातों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है, राष्ट्रपति। अगर यहाँ रहता राष्ट्रपति द्वारा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर संसद रहता तो सही हो जाता। अगर यहाँ ये भी वर्ड रहता कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, तो ये भी वर्ड गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मंत्री परिषद जो सो तय नहीं करती, ठीक ना, वो तय करती है संसद। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड गलत हो गया। इसीलिए पहला कथन जो सो हमारा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे इसका निर्धारण जो सो संसद करती है। दूसरा कथन में क्या बोल रहा है कि 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से उपलब्धियां भत्ते साझे किया जाता है। तो ये भी बात गलत है। क्यों, क्योंकि जब वह एक या जब एक व्यक्ति जो सो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है ना, तो उसे जो सो दे, दे या फिर उपलब्धियां उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से राज्य द्वारा साझा किया जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो यहाँ पे जो सो ये जो संसद वर्ड है ना, यहाँ पे ये जो सो गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक ना। इसके बाद जो सो वो दोनों राज्य साझे रूप से उसको वेतन भत्ते देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों वर्ड चेंज कर दिए, ठीक ना। यहाँ पे संसद होगा राष्ट्रपति की जगह पे, और यहाँ पे संसद की जगह राष्ट्रपति होगा।
जब वह राज्यपाल बन गया तो उसका तय जो सो संसद नहीं कर सकता, ठीक ना, तब उसका जो सो तय जो सो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब वह राज्यपाल है, ठीक ना, तब जो सो उसका संसद, तब जो सो उसका चयन जो सो वहाँ पे संसद करती है। फिर बोल रहे कौन सा सही है, तो कोई भी खुद सही नहीं है। फिर 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो, ऑर्डर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। तो ये अधिकार जो सो राज्य निर्वाचन, सॉरी, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके पास नहीं है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, तो ये इसके पास राइट नहीं है। फिर बोला 87वें संविधान संशोधन 2003 ने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर करने का प्रावधान किया है, ठीक ना। तो ये भी बात यहाँ पे गलत है। अब पहला कदम क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे संसद को यह अधिकार है कि वह इसके द्वारा प्राधिकार और रीति का निर्धारण करेगा, ठीक ना। ये यहाँ पे जो बोल रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग ऐसा करेगा, तो ये बात गलत है। यहाँ पे तय कौन करता है, संसद तय करता है अपनी रणनीति रणनीति के हिसाब से, ठीक ना। तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से यहाँ पे तय करता है कि कितना सीट आवंटन किस राज्य से किया जाएगा। फिर ये क्यों गलत है, क्योंकि जो 87वां संविधान संशोधन 2003 है, उनमें जो सो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो सो 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया है, ठीक ना, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर कहा गया था। किसके आधार पर कहा गया था, 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक ना। तो यहाँ ये जो 1991 है ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे 2001 होगा। तो यहाँ पे 2001 की जनगणना के हिसाब से जो सो इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन ये 1991 लिख रहा है, तो इसीलिए ये भी कथन गलत है। तो इसीलिए यहाँ कोट डी सही होगा। फिर 56 में क्या बोल रहे हैं सो देखिए, बोल रहा है कि प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की, ठीक ना, राज्य विधायिका की किसी भी समिति में, किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, बोलना प्लस मत देना, ठीक ना। बोलना तो सही था, लेकिन मत देने का अधिकार जो सो हर किसी को हर समिति में अधिकार नहीं होता, ठीक ना। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का भी निश्चय अंतिम होता है, ठीक ना। तो ये बात सही है। कोई प्रश्न जो, कोई विषय जो सो राज्यपाल के अंतर्गत आता है या नहीं, तो इसका निर्धारण जो सो राज्यपाल के विवेक पर होता है, ठीक ना। तो राज्यपाल ही इसका निर्धारण करता है कि आता है या नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही सही हो गया और ये तो गलत है। तो इस तरह से कौन सा सही है, कुड भी। फिर 57 देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक ना। कौन से विषय, यहाँ पे 5 विषय जो सो दिया गया और उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय जो सो पंचायत को दिया गया है। तो पहला है कि कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है, तो ये तो दिया गया है। फिर बोल रहे भूमि सुधार का कार्यान्वयन, ये भी है। मत्स्य उद्योग ये भी है। लघु उद्योग ये भी है।
इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, तो ये भी है। फिर एक नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 4 5 ये तो सही है। फिर यहाँ पे इस तरह से कोड डी यहाँ पे इसका सही हो रहा है। कोड डी यहाँ पे सही हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 58 में देखो क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है कि निर्वाचन के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। निर्वाचन के राज्य द्वारा, ठीक ना, वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तनखा और जयेश वर्मा, इंद्रजीत गुप्ता, इसी समिति का जो सो गठन किया गया था निर्वाचन के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट देने के लिए। फिर 59 में बोल रहे हैं, और 59 जो सो हमारे यहाँ साइंस टेक से। तो देखिए क्या है सो। बोल रहे आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। आदित्य L1 क्या है। पहला कथन, यह भारत का वैधशाला श्रेणी का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। तो ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, इस अंतरिक्ष यान को सूर्य प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभा मंडल में स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। फिर तीसरा बोल रहा है, यह प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल एवं सूर्य आनी प्रभा मंडल के अवलोकन हेतु 7 नीति भारों का वहन करता है। तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है कौन सा सही है। तो कोट डी 1 2 और 3 तीनों ही सही है, ठीक ना। अगर बात करें इसके करंट की, तो देखिए हाल ही में जो इसरो है उसने जो स्पष्ट किया था कि इस वर्ष जो जून या जुलाई तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहे, ठीक ना। तो ये तो बन गया था। तो ये करंट से रिलेटेड था। अब फिर 60 नंबर में चलिए देखते हैं क्या है सो। क्या बोल रहा है, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। सही नहीं है, यानी क्या पूछ रहा, गलत है। बोल रहा है चुनावी बॉन्ड 1 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये बात तो यहाँ पे सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, चुनावी बॉन्ड का प्रयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। क्या बोला, चुनावी बॉन्ड का उपयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। तो ये गलत है सिर्फ, ठीक ना। फिर बोल रहा क्रेता द्वारा प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। ये भी सही है। फिर बोल रहा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए विदेशी कंपनियां चुनावी बॉन्ड का उपयोग कर सकती है। ये भी सही है, ठीक ना। वो डायरेक्ट चंदा नहीं दे सकती, इसके लिए वो जो सो किसका उपयोग करती है, चुनावी बॉन्ड का उपयोग कर सकती है। तो इसीलिए 1 2 यहाँ पे 3 सॉरी 1 3 और 4 यहाँ पे ये सही है।
हम अगर बात करेंगे कि ये जो चुनावी बॉन्ड है वो कितने कितने रुपए में जारी किया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो चुनावी बॉन्ड है फिलहाल तो चुनावी बॉन्ड फिलहाल जो है वो 1,000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़ में जो सो जारी किया जा सकता है। तो शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक से जो सो इसको 1 लाख पढ़ दिया था, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो सो 1 करोड़ में भी जारी किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए देखिए कि एक ये सही हुआ, दो तीन ये सही हुआ, एक ये गलत हुआ, बी नंबर। तो पूछ रहा कि कौन सा सही नहीं, यानी कौन सा गलत है। तो कोट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट नंबर बोल रहा है, एक संरक्षित संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। जो क्षेत्र जो सो आरक्षित होता है उसके संदर्भ में जो सो विचार करना है। अब क्या बोल रहा है सो देखिए, पहला कथन दिया गया है तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। फिर दूसरा बोल रहा है यह रिजर्व जो सो गोदावरी नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। फिर तीसरा बोल रहा है भौगोलिक रूप से यह रिजर्व जो सो इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बाघ और तेंदुआ इसमें जो सो पाए जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। फिर बोल रहा है उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पहले बोल दिया तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक ना। उत्तर मतलब इधर और पूर्वी मतलब इधर, मतलब इस कोने में ये जो सो स्थित होगा कहीं, ठीक ना। इस कोने में जो सो डायरेक्ट स्थित होगा। अब देखिए कौन सा होगा, ये सो देखिए कौन सा होगा, ये यहाँ पर देख लीजिए। बोल रहा है अहमदाबाद, कावल टाइगर, ताडोबा, फिर बोल रहा है नागार्जुन। तो देखिए यहाँ पे ये जो कावल टाइगर रिजर्व है ये इसका उत्तर होगा, ठीक ना। यही जो सो उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर 62 नंबर देखिए क्या बोल रहे सो, बोल रहा परिवार न्यायालय अधिनियम, ठीक ना। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में क्या बोल रहे हैं कि यह राज्य सरकारों द्वारा, ठीक ना, उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है ना। किसके परामर्श से, राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, तो ये बात सही है। फिर दूसरा बोल रहा है परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, तो ये गलत है। अपील की जा सकती है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे दूसरा कथन जो सो हमारा गलत हो जाता है। बोला कौन सा सही है, तो कोटी है। फिर 63 नंबर देखिए क्या बोल रहे सो, बोल रहे हैं ओटन थुलाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। ओटन थुलाल, ठीक ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है यह कला विज्ञान और चिकित्सा के सामंजस्यपूर्ण समन्वय के लिए प्रसिद्ध केरल का एक प्राचीन युद्ध कला रूप है, तो ये गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों में जानवरों की
लड़ने की तकनीकी को देखकर विकसित किया गया था, तो ये भी जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो कूट डी हमारा जो सो सही हो जाएगा। ये जो ओटन थुलाल है, ये जो केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप है। ठीक ना, ये जो सो केरल का गायन और एक कला का नृत्य नृत्य कला का एक जो सो रूप है। ठीक ना, तो यह जो सो कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो सो कथकली के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे पहला कथन जो सो गलत है। अब जो ये ओटन थुलाल है, वो जो सो हमारा तीन रूप है। ठीक ना, इसका तीन रूप है, और ये जो सो लड़ने की तकनीकों को देखकर विकसित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो सो कला, क्योंकि ये जो सो यहाँ पे किसके लिए बनाया गया, तो देखिए ये जो सो यहाँ पे पहले बोल दिए कि ये गायन और नृत्य के लिए बनाया गया, तो इसको लड़ने की बात से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक ना, तो दोनों गलत है, तो कोट डी सही है। फिर 64 नंबर में क्या है, 64 नंबर में बोल रहे हैं कि अधिसूचित क्षेत्र समितियों के संदर्भ में। ठीक ना, अधिसूचित क्षेत्र समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में क्या बोल रहे हैं कि ये राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। ठीक ना, कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र, तो ये तो गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है ये पूरी तरह नामित निकाय है, तो ये सही है, पूरी तरह नामित निकाय है। फिर तीसरा बोल रहा है इनका गठन औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए किया गया है, तो ये भी सही है। ठीक ना, इसीलिए 2 और 3 सही है यहाँ पे हमारा। तो ये जो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, इसका गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, पहला तो है कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकास हो रहा कस्बा कस्बा के लिए, और दूसरा है कि एक ऐसा कस्बा जिसने जो अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए जो आवश्यक सभी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं किया हो, किंतु राज्य सरकार द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण माना जाए। ठीक है ना, उसके लिए भी जो सो अधिसूचना या फिर अधिसूचित क्षेत्र का घोषणा जो सो उसको किया जा सकता है। पहला बोला कि औद्योगिकरण के कारण अगर उसका विकास तेजी से हो रहा है, तो भी जो सो उसको अधिसूचित क्षेत्र समिति में घोषणा उसका किया जा सकता है। फिर दूसरा बोल रहा है ऐसा कस्बा, ठीक है ना, जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार उसको महत्वपूर्ण मानता उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानता है, तो जो सो उसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक ना, और ये जो सो पूरी तरह नामित होता है। ठीक ना, मतलब इसके सदस्य जो सो पूरी तरह नामित होते हैं, तो इसीलिए 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है, तो कोट डी सही हो गया। फिर यहाँ पे 65 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसको। 65 नंबर में बोल रहा है कि न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया था। ठीक ना, न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया था लोकपाल के क्षेत्राधिकार के दायरे की समीक्षा करने के लिए। फिर बोल रहा है मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा के लिए। ठीक ना, तो ये तो सही है। फिर सी में बोल रहा है ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, ये गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे ये जो है इसका सही कोट है। फिर 66 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसको। बोल रहा है यह संरक्षित क्षेत्र निकोबार
द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर बोल रहा है यह विशाल काय लेदरबैक कछुआ के लिए भारत का निडन स्थल है, ठीक है ना, निडन स्थल। हाल ही में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने के लिए इस पूरे वन्य जीव अभयारण्य की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है ना। मतलब इस ये जो अभयारण्य इसको जिसको वन्य सूची की अभयारण्य लिस्ट से इसको हटा दिया गया था। फिर बोल रहे हैं उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है ना। किस क्षेत्र का जो सो वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका वर्णन जो सो गेलाथिया से गेला गेलाथिया बे वन्य जीव अभयारण्य का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। गेलाथिया बे वन्य जीव अभयारण्य का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। फिर जो सो 67 नंबर देखिए, बोल रहे मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद को पद मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है ना। तो उन सभी को जो सो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने का काम जो सो राष्ट्रपति ही करते हैं। इस 68 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो, बोला निम्नलिखित में से किन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है ना। जो सो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किसको जो सो निर्वाचित किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला कथन दिया है लोकसभा के सदस्य, ठीक है ना, यानी कि एमपी को। तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। इसको जो सो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। फिर बोल रहा है राज्यसभा के सदस्य, तो ये बात तो सही है। फिर बोल रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भी सही है। फिर बोल रहा है भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो कौन सा पूछ रहा है सही उत्तर, ठीक। तो सही उत्तर 2 3 4 है, तो कुछ सी सही हो जाएगा। फिर 69 नंबर में क्या बोल रहे हैं सो देखिए, बोल रहा है संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक ना। पहला कथन क्या बोल रहा है, किसी विशेष राज्य से, ठीक ना, किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, ठीक ना। क्या बोल रहा है, किसी विशेष राज्य से, ठीक ना, जो विशेष राज्य है उससे उसकी बात कर रहा है। तो किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, ठीक ना। उस विशेष राज्य का मतदाता भी होना चाहिए, तो ये गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं, ये बात सही है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी दूसरे के सीट से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक ना, ये बात सही है। तो यहाँ पे सिर्फ कोट बी हमारा सही है। फिर 70 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है, ठीक ना। मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं, ये नहीं पूछ रहा कि मूल क्षेत्राधिकार का भाग है, बोल रहा है मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है। अंतरराज्यीय जल विवाद, ठीक ना, किसका पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार। अंतरराज्यीय जल विवाद इसके लिए एक संस्था होती है, ठीक ना, ये इसका भाग नहीं है।
ये इसका क्षेत्राधिकार नहीं है उच्च न्यायालय का, सॉरी उच्चतम न्यायालय का। फिर बोल रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, ठीक ना। फिर बोल रहा है किसी भी पूर्व संविधान संधि से उत्पन्न विवाद, क्या बोल रहा है, किसी भी पूर्व संविधान संधि, ठीक ना, पूर्व की जो संविधान संधि है उस पे उत्पन्न विवाद भाग नहीं है, ठीक ना। तो ये भी इसका जो सो भाग यहाँ पे नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई, ठीक ना, केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई ये भी नहीं है। तो एक, दो और चार, ठीक ना, एक, तीन, चार, कोट सी। फिर 71 में देखिए, बोल रहा भरोस, ठीक ना, भरोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है पहला कथन कि यह आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सही है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा ये जो एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विकसित किया गया है। फिर बोल रहा है भरोस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है और उसमें गूगल की सभी सेवाएं शामिल है, तो ये गलत है। भरोस जो है वो एंड्रॉयड, भरोस जो है वो हमारा एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, ठीक ना। और यह जो सो इसे कुछ हद तक गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से समानता बनाए रखते हैं, ठीक है। और ये जो iOS है एप्पल के जो स्वामित्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भरोस की जो सो इसके साथ जो सो कोई समानता नहीं है, ठीक है। वास्तव में जो सो भरोस है वो सभी एंड्रॉयड ऐप पर चल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वन सही है, कोटी है। फिर 72 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोल रहे निम्नलिखित में से कौन से विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। कौन सा विधेयक जो वो लोकसभा, जो लोकसभा है उसका अगर विघटन हो जाता है तो वो विधेयक भी जो सो समाप्त हो जाते हैं। तो लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक, ठीक ना, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक है, ठीक ना। अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया और राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया और इसी बीच जो सो लोकसभा भंग हो जाती है, सॉरी, लोकसभा जो सो विघटन हो जाता है लोकसभा, तो वो विधेयक जो सो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक, तो ये गलत है। फिर तीसरा बोल रहा है राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक, ठीक ना, तो ये रद्द नहीं होगा। और राज्यसभा में अगर लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, ठीक ना, तो ये जो सो रद्द नहीं होगा। तो इसीलिए जो कोट ये सही होगा। फिर 73 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोल रहे बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे इसकी खेती जो सो ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है, ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में की जाती है, ये बात सही है। फिर दूसरा बोल रहा हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने बासमती चावल के लिए मानक अधिसूचित किया है, ये सही है। फिर बोल रहा है कि कौन से सही है, तो दोनों ही सही है, इसीलिए कूट सी सही होगा।
फिर 74 नंबर में बोल रहा है छावनी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। छावनी परिषद में तो देखिए यहाँ पे पहला कथन में बोल रहा है कि यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, ठीक ना। किसके तहत कार्य करता है? राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत। गलत है। बोला छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। गलत है। बोला परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। गलत है। बोल रहा स्टेशन को कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो छावनी है उसका क्षेत्र जो नागरिकों के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु एक छावनी परिषद गठित की गई है, ठीक है ना। और जो छावनी क्षेत्र है उसका सीमांकित क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो जहाँ सैन्य बल और सैनिक अस्थायी रूप से तैनात रहते हैं, इसे छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जो गठित किया गया था। और यह जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानून है, ठीक ना। इसीलिए जो तीनों कथन गलत हो जा रहा है ऊपर का। और जो हमारा स्टेशन है उसको स्टेशन को कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी जो है वो परिषद का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसीलिए जो सो इसकी बैठक की वह अध्यक्षता भी करता है। और जो परिषद का उपाध्यक्ष है उसका निर्वाचन जो सो निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए तीनों गलत है और ये सही है। फिर 75 में देखिए क्या बोल रहा है सो। बोल रहे प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। पहला कथन क्या है कि उसकी पदावधि निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये सही है, ठीक है ना। इसकी पदावधि जो सो निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं। जब तक जो सो उसका विश्वास रहेगा तब तक जो सो वह बना रहेगा। जैसे विश्वास खत्म होगा वह भी जो सो उसका मंत्रिपरिषद भी जो सो खत्म हो जाएगा और वह पीएम के पद से जो सो इस्तीफा दे देगा। फिर दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत है। फिर तीसरा बोल रहा है एक एक पदधारी प्रधानमंत्री एक पदधारी जो सो प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, ठीक है ना। अगर कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है। ये बात सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो रहा है, तो कोटी सी सही हो गया। तो जो प्रधानमंत्री है उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण जो सो संसद संसद द्वारा समय पर किया जाता है, ठीक है ना। संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। राष्ट्रपति जो सो उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण जो सो नहीं करता है। और जो प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल जो सो निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो सो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय जो सो प्रधानमंत्री को हटा देगा, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति उसको तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसका लोकसभा में बहुमत खत्म ना हो जाए। और जो प्रधानमंत्री है उसकी जो त्याग पद से या फिर मृत्यु मृत्यु से, ठीक ना, मंत्रिपरिषद स्वयं जो सो विघटित हो जाती है। इसीलिए ये कोड जो सो हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है। और इस तरह से जो एक शून्यता की स्थिति है उसे उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। फिर 76 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो। बोल रहा है विषाणु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
पूर्ण संकलन, ठीक ना, पूर्ण संकलन जोशों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। रिजॉर्टमेंट का वर्णन करता है, ठीक ना, इंग्लिश वर्ड है रिजॉर्टमेंट। इसका जो सो वर्णन करता है कौन, ये सॉरी विषाणु विज्ञान। अब देखिए इसमें क्या क्या कोड दिया गया है सो। तो पहला कोड दिया गया है, यह एक संकर विषाणु का निर्माण है, ठीक ना, संकर विषाणु का निर्माण है जिसमें दो अलग अलग विषाणु के जीनोम के हिस्से होते हैं। तो यही कोड हमारा सही है, ठीक ना, कोड ये हमारा यहाँ पे सही है। फिर 77 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो। बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक ना। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसको जो सो पद की शपथ जो सो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक ना। किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है लेकिन उसको शपथ जो सो उस राज्य का जो सो मुख्य न्यायाधीश ये दिलाता है। फिर 78 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं सो। बोल रहा है कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, ठीक ना, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है ये पूछ रहे हैं। बोल रहे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद तो ये बात सही है, ठीक ना, जैसे इस चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद जो सो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है उस क्षेत्र में। फिर 79 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो। बोल रहा अस्थाई लोक अदालतों, ठीक ना, अस्थाई लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन क्या बोल रहा है कि अस्थाई लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की जाती है, ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है अस्थाई लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है, ये भी सही है। फिर बोल रहा कौन सा सही है, तो कुट से दोनों ही सही है। फिर 80 देखिए बोल रहा है कि भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में। पहला बोल रहा है भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार, ये बात सही है, ठीक ना। सिर्फ महान्यायवादी ही है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी जिसको संसद की दोनों सदनों की बैठक में जिसको भाग ले सकता है। फिर दूसरा है एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक ना, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। तो ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक ना, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ठीक ना, भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ये बात सही है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो इस तरह से कोट ये यहाँ पे सही है। फिर 81 नंबर देखिए बोल रहा कि आईटी नियमावली 2021 के तहत हाल ही में स्थापित शिकायत अपील समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, आईटी नियमावली 2021 के तहत के संदर्भ में। पहला कथन बोल रहा है कि सरकार द्वारा बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए इनकी स्थापना की गई, तो ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑनलाइन संचालित होगी, तो ये भी सही है, यह डिजिटल है और सिर्फ ऑनलाइन ही संचालित होगी। फिर कोड से यहाँ पे सेव हो जाता है। फिर 82 में क्या बोल रहे हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही चाइना प्लस वन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना।
मतलब कौन सा सही है इसमें विचार करना है। किसमें? चाइना +1 रणनीति। अब ये रणनीति क्या है, इसके संदर्भ में जो सो यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है। कोट ए में दिया है, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला रणनीतिक गठबंधन है। तो ये बात गलत है। फिर बी नंबर में बोल रहे हैं, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को, ठीक है ना, अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन के बाहर स्थानांतरित करने के लिए लिया गया रणनीतिक निर्णय है, यही सही है। कोड भी हमारा सही है। फिर 83 में देखिए क्या बोल रहे हैं। सो बोल रहा है, श्रीमान XYZ जिला न्यायाधीश बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो XYZ है वो जिला का न्यायाधीश बनना चाहता है, कोई भी जिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भारत के संविधान में जिला न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है ना। किसके द्वारा बोला जा रहा है? भारत के संविधान में, ठीक है ना। भारत के संविधान है उसके द्वारा जो जिला न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, कम से कम आयु क्या है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए संविधान में जो कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है ना। और यही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू है। फिर 84 नंबर पर देखिए, बोल रहा कि इम्यून इम्प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। इम्यून इम्प्रिंटिंग, बोल रहा कि यह पहले सामना किए गए वेरिएंट के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दोहराने की शरीर की प्रवृत्ति है। तो ये बात तो सही है। फिर सेकंड नंबर में बोल रहा है, टी कोशिका लिम्फोसाइट्स इन प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, गलत बात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कोड ये सिर्फ सही है। फिर 85 में बोल रहे हैं, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संदर्भ में? राज्य विधानमंडल में और धन विधेयक के संदर्भ में। पहला बोल रहा है कि जब राज्यपाल, ठीक ना, राष्ट्रपति के विचारत धन विधेयक को सुरक्षित रखना चाहता है, ठीक ना। जब राज्यपाल जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो धन विधेयक को सुरक्षित रखना चाहता हो तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये बात जो सही है, ठीक ना। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर सेकंड नंबर में बोल रहे हैं, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो उस धन विधेयक को उसी के परामर्श पर यानी पूर्ण सिफारिश के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सा सही है? 1 और 2। फिर 86 नंबर में देखिए, बोल रहा क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सही है। फिर तीसरा बोल रहा है कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो भारत के सभी 28 राज्यों को कवर करती है, गलत है। ये जो हमारा क्षेत्रीय परिषद है वो सांविधिक होती है, ठीक है ना, सांविधिक निकाय होती है, संवैधानिक निकाय नहीं होती है।
और इनका गठन जो सो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया, ठीक ना। और इससे रिलेटेड फैक्ट जो सो इस अधिनियम ने जो सो देश को 5 क्षेत्रों में जो सो विभाजित किया था, ठीक ना। और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया था। गृह मंत्री जो सो सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है, इसलिए बी जो सो हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है। बी यहाँ पे सही हो जा रहा है। फिर 87 नंबर देखिए, बोल रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक ना। ये सही है। सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा, ठीक ना, मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट की सुविधा प्रदान की जाती ताकि वो भी जो सो वोट डाल सके, ठीक ना। ये सही है। फिर दूसरा बोल रहे निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मत पत्र की सुविधा अधिसूचित कुछ वर्गों के लोगों को प्रदान की जाती है, ये भी सही है। अधिसूचित कुछ वर्गों के लोगों को, ठीक ना, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सो कुछ ही लोगों को दिया जाता है, ठीक ना। जैसे एनआरआई हो गया, फिर यहाँ पे जो हमारा बल संगठन, सॉरी, ये जो सशस्त्र बल संगठन हो गया उसके लिए, और भी जो इस तरह के सेना हो गई हमारी, ठीक ना, उन सभी को दिया जाता है ताकि वो भी जो सो देश की राजनीति में भाग ले सके और अपनी मतदाता की जो सो प्रक्रिया पूरी कर सके। 88 में बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ये सही है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का नहीं। फिर बोल रहा है उसके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, ठीक ना। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो कूट सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 89 में क्या बोल रहे हैं इसको देखिए, संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो सो विचार कीजिए, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है, ये गलत है। संविधान ने जो सो राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि जो सो निर्धारित नहीं की है। फिर दूसरा बोल रहा है केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। क्या बोल रहे हैं? केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है, गलत है। संविधान ने जो सो राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि जो सो निर्धारित नहीं की है और इसे जो सो संसद पर छोड़ दिया गया, इसीलिए जो सो हमारे यहाँ पे पहला कथन जो सो गलत हो जा रहा है। राष्ट्रपति को जो सो 5 वर्ष से पहले किसी भी समय जो सो इसे राष्ट्रपति को जो सो 5 वर्ष से पहले भी जो सो इसे किसी भी समय जो सो विघटित करने का अधिकार होता है, ठीक ना। इसके खिलाफ जो सो न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, इसीलिए कथन 2 जो सो हमारा सही नहीं है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो कोड डी सही हो गया। फिर 90 नंबर का देखिए क्या है इसको, बोल रहा वरीयता तालिका के अनुसार, ठीक ना, वरीयता तालिका के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को उच्च से निम्न पद पर व्यवस्थित कीजिए। टॉप से बॉटम, ठीक ना। टॉप से बॉटम जिसमें यहाँ पे आपको सजाना है कि सबसे पहले जिसको कौन आता है, उसके बाद जिसको कौन आता है।
तो पहले जिसमें हमारा देखिए कौन आता है, इतने ये जो चार है इनके अंदर में सबसे पहले कौन आता है, तो देखिए इनके अंदर में जो सबसे पहले हमारा आता है प्रधानमंत्री, ठीक ना, एक नंबर पर प्रधानमंत्री आएगा। फिर उसके बाद जो सो हमारा आएगा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, ठीक ना। फिर जो सो आएगा पूर्व राष्ट्रपति, फिर जो सो आएगा संघ के कैबिनेट मंत्री, ठीक ना। लेकिन अगर हम बुक की बात करें, मतलब जो सभी सभी पदाधिकारियों की बात करें, तो उनमें जो सो सबसे टॉप पर आता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, ठीक ना। प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आता है, उसके बाद जो सो राज्यों का राज्यपाल आता है, फिर जो सो भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, फिर जो सो कैबिनेट उप प्रधानमंत्री आता है, ठीक ना। उसके बाद जो भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर जो सबसे लास्ट में आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं। फिर 91 में देखिए क्या है, सो बोल रहा है मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में क्या बोल रहा है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते, गलत है। दूसरा बोल रहा है संविधान के अनुसार मंत्री पर कोई विधिक उत्तरदायी नहीं होता है, मतलब कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये सही है। तीसरा बोल रहे प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानने और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन करे, ठीक ना, तो ये मंत्री का कर्तव्य होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 2 और 3 तो कुछ भी सही होगा। फिर 92 देखिए बोल रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे हैं जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इसका सभापति बन जाता है, गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है कि सॉरी ये बात यहाँ पे जो सो हमारा सही है, ठीक ना, नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इनका सभापति बन जाता है, ये सही है। तो यहाँ पे कुड जो ऑप्शन 1 जो सो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती, गलत है। वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है ना, क्या बोल रहा है, वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, ये भी गलत है। तो बोल रहा कौन सा सही है, तो केवल वन सही है, तो कुड भी, इसलिए कुड भी यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है। उपाध्यक्ष की जो चुनने की तिथि है वो जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे जो सो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बात गलत हो जाती है। फिर उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से जो है वो सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर 93 में देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बोला संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार की अलग अलग समितियां होती है। यह समिति सदन के कार्य और समय सारणी और विनियमित करती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों के संचालन के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में इसके प्रधान अध्यक्ष के रूप में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। फिर बोल रहा है उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का जो सो वर्णन किया जा रहा है, ठीक ना, 15 सदस्य और इधर से
अध्यक्ष, तो यहाँ पे देखिए ये जो समिति है हमारा कार्य सलाहकार समिति है, ठीक ना। फिर 94 देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोला मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? मंत्री परिषद। बोल रहा है एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत है, नियुक्त किया जा सकता है। फिर बोला राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करता है। ये बात सही है। जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं उनको जिसको नियुक्त किया जाता है, तो कोट बी सही है, ऑप्शन बी। फिर 95 देखिए, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में बोल रहा है प्रत्येक वस्तु जो 70 केल्विन से अधिक के ताप पर एक अतिचालक के रूप में कार्य करती है उसे आमतौर पर उच्च तापीय अतिचालक HTS माना जाता है। तो ये बात यहाँ पे सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि ठोस पारा अपने थ्रेशोल्ड तापमान के नीचे एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करता है। ये भी सही है, तो कोट सी सही है। फिर 96 देखिए, बोल रहे भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक ना। कौन सा कथन सही है ये यहाँ पे चूज करना है। पहला कथन है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है। क्या बोल रहा है? वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो ये बात तो सही है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में बात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे संविधान के अनुसार बोला जा रहा है, लेकिन संविधान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन परंपरा में आज यही होता है कि जिसको नियुक्त किया जाता है वो उस राज्य का आदमी नहीं होता है। लेकिन यह संविधान के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये बात संविधान में नहीं है, ये परंपरा पर आधारित है। फिर दूसरा बोल रहा है राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये भी गलत है। फिर तीसरा बोल रहा है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। ये बात सही है, तो कोट सी सही हो गया। फिर 97 नंबर देखिए, बोल रहा भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, ठीक ना। तो ये गलत है, केंद्र सरकार का ये जो प्रवक्ता नहीं होता है। फिर दूसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो ये भी जो गलत है। राष्ट्रपति क्या बोल रहा है? सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो 1 2 गलत है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो 1 2 गलत है, तो कोट ये सही हो गया।
फिर 98 में देखिए, बोला संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध प्रदान करते हैं। उपबंध जो सो प्रदान करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यही सही है। फिर 99 का क्या बोल रहे सो देखिए, बोल रहा आपराधिक मामलों में पारस्परिक, सॉरी यहाँ पे, हाँ, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLATS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है ये देशों के बीच द्विपक्षीय संधि है जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति देती, तो इससे ये। फिर दूसरा बोल रहा है विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानून सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय गलत है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के न्यायिक प्रक्रियाओं के कार्यों के संबंध में विदेशी सरकार के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख नहीं करती है, गलत है। बोला कौन सा सही है? 2 to 1। फिर लास्ट क्वेश्चन से देखिए 100 नंबर, बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच WEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहे हैं, यह एक गैर सरकारी लॉबिंग संगठन है जो वृहद स्तर पर वैश्विक उद्यम द्वारा वित्त पोषित है, ठीक ना। तो ये बात सही है कि ये वैश्विक स्तर पर ही जो सो वित्त पोषित होता है। फिर दूसरा बोल रहा है इसका उपयोग निर्णायक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और यहाँ तक कि युद्धों से बचने के लिए भी किया गया है, ये भी सही है। फिर बोल रहे कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही सही है, तो कूट सी सही है। तो देखिए अब ये जो हमारा है वो 100 पूरा हो गया, ठीक ना। मतलब टेस्ट नंबर 2 का जो है पार्ट 2 बचा हुआ था, 50 क्वेश्चन बचा हुआ था, वो जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो अब ये टेस्ट नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग जो सो किसी जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अब हम लोग मिलेंगे जल्द ही जो सो टेस्ट नंबर 3 के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए जो सो आप सभी को जो सो जय हिंद।